नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे डायरी का एक पन्ना। डायरी शब्द आपके लिए नया नहीं है। जिस तरह से हम अपने यादों को फोटोग्राफ्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से संजो कर रखते हैं, ठीक वैसे ही अपने जीवन के अनुभवों को भी कुछ शब्दों में ढालकर डायरी का रूप दे देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसी एक आदत होगी कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, रोज़मर्रा के दिन में जो घटित होता है, आप शाम को, रात को, जब भी आपको समय मिलता है उसे ज़रूर लिखते होंगे, जिसे हम कहते हैं डायरी। तो हमारी ये जो आज का जो हमारा पाठ है उसी से संबंधित है। डायरी का एक पन्ना। ये पूरी डायरी के बारे में नहीं बताया जा रहा। उस डायरी में एक दिन जो हमारे लेखक ने लिखा है, उस दिन ऐसा क्या खास हुआ कि जो एक इतिहास बना, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं उस डायरी के पन्ने को लिखने वाले व्यक्ति के बारे में। उनका नाम है सीताराम सिकसरिया। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सिकसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता, इसको आजकल आप कोलकाता के नाम से जानते हैं, वहां पर उनका जीवन बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़ी सिकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक और संचालक रहे। साहित्यिक यानी कि साहित्य से संबंधित, साहित्य जमा एक इसमें प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है। ठीक इसी तरह सांस्कृतिक, संस्कृत जमा एक, और नारी शिक्षण संस्था, यानी कि अगर हम जाने तो प्रारंभ से ही सीताराम जी जो थे वो समाज के विषय में चिंतित थे और समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे थे। उनके क्योंकि वो नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, प्रेरणा देने वाले और संचालक, उसे चलाने वाले रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर, कि कहने पर, बुलाने पर, आह्वान का अर्थ है कहना, बुलाना, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके करीबी रहे। अब देखिए, जो तीन व्यक्ति उनके करीबी रहे वो वास्तव में तीनों अलग अलग वर्ग के व्यक्ति थे। वर्ग कैसे अलग हुआ? महात्मा गांधी नरम दल के थे, सुभाष चंद्र बोस को गरम दल का नेता माना जाता था, रविंद्रनाथ ठाकुर तलवार की बजाय अपनी कलम से लड़ा करते थे, कवि के रूप में थे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन्होंने जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। सीताराम जी को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। जिस तरह से आप लोग औपचारिक तौर से विद्यालय में आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस तरह से देखा जाए तो उन्होंने कोई औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं की थी विद्यालय जाकर। स्वाध्याय, स्वयं अध्याय, यानी कि अपने अध्ययन से अपने आप ही उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा घर पर। स्मृति कण, मन की बात, बीता युग, नई याद, दो भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं, यानी कि उनकी रचनाएं हैं। पाठ क्या कहता है? ये पन्ना उनकी डायरी के उस समय का है। वास्तव में क्या है कि ये वो डायरी लिखा करते थे, तो उनको डायरी लिखने का बहुत शौक था और रोज़ की घटनाओं को वो अपनी डायरी में लिखा करते थे। तो ये जो हमारा आज पाठ बना है, ये उस डायरी में से उठाया गया एक पन्ना, यानी कि एक दिन की का विस्तृत ब्यौरा है। ये पूरी डायरी नहीं है, ना ही उसका सारांश है। ये उस तारीख का एक पन्ना है जिसे पाठ का स्वरूप दिया गया है। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा था। आप सभी जानते हैं इस बात को। आंदोलन में जनता में, देश में, देश के लोगों में उन्होंने आज़ादी की अलख जगाई। जोश भरा लोगों में कि हमें कुछ करना है, आज़ाद होना है। देश भर से ऐसे लोग, लाखों लोग सामने आए जिन्होंने इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व, सर्वस्व का अर्थ है सब कुछ, न्यौछावर करने के लिए वो बिल्कुल तैयार थे। और 26 जनवरी 1930, ये तारीख आप याद रखेंगे, क्योंकि अभी आप इस तारीख को कहेंगे कि
मैम हमारा आज़ादी कब हुई थी और आप कौन सी तारीख बता रहे हैं, तो इसे समझने की ज़रूरत है। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में हम औपचारिक तौर से आज़ाद नहीं हुए थे, संवैधानिक तौर से हमें आज़ाद घोषित नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी कहा जाए क्योंकि हमारी जो आज़ादी है वो 15 अगस्त 1947 है, लेकिन कोलकाता में 26 जनवरी 1930 उस समय कोलकाता में दूसरा आज़ादी का पर्व मनाया गया था, जबकि पहली बार आज़ादी का पर्व जो है वो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस हमने मना लिया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल के बाद 1950 के दिन हमने 26 जनवरी की तारीख को वहां से उठाया और अपने संविधान को लागू किया। देखिए, बात को समझने की ज़रूरत है। हम आज़ाद हुए हैं 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जब सत्याग्रह आंदोलन हुआ उसी के बाद भारतीयों ने एक निर्णय ले लिया कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस था। ये तारीख, सन तो बदलते रहते हैं, लेकिन ये तारीख हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि आज़ादी के 2.5 साल के बाद 26 जनवरी को हमने हमारे देश में 1950 में हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो 26 जनवरी का दिन कहां से उठाया? 1930 से उठाया, क्योंकि उस दिन भारतीयों ने ये निर्णय ले लिया था कि हमें अंग्रेज आज़ाद करें या ना करें, हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आगे चलते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक सीताराम सिकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से थे, अनंत जिनका अंत ना हो, गिनती ना की जा सके। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते उसे अपनी निजी डायरी में लिख लिया करते थे। दर्ज कर देना मतलब कि लिख लिया करते थे वो। और यह क्रम, ये सिलसिला कई वर्षों तक चला। इसमें उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। पहला स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया 1930 को। अगले साल जहां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उस दिन की तारीख का लेखा जोखा इसमें लिखा गया है। पाठ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित यानी कि सीताराम सहित कलकत्ता यानी कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश, किस जोश के साथ मनाया, अंग्रेजी प्रशासकों ने इसको अपराध कैसे माना, महिलाओं पर कैसे कैसे उन्होंने जुल्म किए, ये सब कुछ इस पाठ में वर्णित है। ये पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है और साथ में ये भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज अगर कृत संकल्प है, अगर उन्होंने एक संकल्प ले रखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम ना कर सकें। ये पंक्ति बहुत अच्छी है। एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम कुछ ना कर सकें। आज भी बहुत सारी समस्याएं हमें नज़र आती हैं, लेकिन जिस दिन समाज संगठित हो जाएगा और वो ठान लेगा कि हमें इस बुराई को अपने समाज से बाहर निकालना है, तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning,
topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. पाठ पढ़ते हैं। डायरी का एक पन्ना। पन्ने की तिथि है 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के दिन ही तो सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। पुनरावृत्ति का अर्थ क्या होता है? दोहराना, यानी कि एक कार्य जो पहले हो चुका था इस बार दूसरी बार हो रहा है। पहली बार हमने कब मनाया था? 1930 को। अब दूसरी बार हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 26 जनवरी 1931 को, जिसके लिए पहले से काफ़ी तैयारियां की जा चुकी थी। अब क्या क्या तैयारियां की गई थी? गत वर्ष, गत का वर्ष का मतलब होता है पिछले वर्ष। पिछले वर्ष अपना हिस्सा साधारण था। अपना हिस्सा, किसका हिस्सा? कलकत्ता का हिस्सा। बहुत साधारण था। एक मान्यता थी कि पिछले साल कोलकाता वासियों ने, आज जिसे हम कोलकाता कहते हैं, उन लोगों ने इतना योगदान नहीं दिया था जितना कि उन्हें दिया जाना चाहिए था। तो शायद वो भरपाई अब की जा रही थी। तो हम पहुंच गए हैं 26 जनवरी 1931 को। अब आप एक कल्पना कीजिए कि एक ऐसा शहर, 1931 का शहर, बहुत सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली थी और जो जितना दे सकता था उन्होंने दिया था। उस प्रचार में केवल 2000 रुपये खर्च किए गए थे, क्योंकि प्रचार भी बहुत जरूरी था। पूरे नगर को सजा दिया गया था, चारों तरफ झंडे लगा दिए गए थे, बड़े बड़े भवनों पर, घरों पर, और पूरा नगर बिल्कुल इस तरह से सजा हुआ था जैसे कोई समारोह हो रहा हो। जितने भी कार्यकर्ता थे वो घर घर जाकर लोगों को इस दिन की अहमियत समझा रहे थे। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जा रहा था। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। पता है, सजावट से लग ही नहीं रहा था कि ये पुराना रास्ता है। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। गश्त का अर्थ होता है चौकसी करना, क्योंकि सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की थी। अब अंग्रेजी सरकार में अगर आप अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो यकीनन अंग्रेजों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मोटर लॉरियों में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां यानी कि गाड़ियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। उस जमाने में तो घोड़ों की सवारी होती थी। कहीं पर भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम पर लगा दिया गया था। बड़े बड़े पार्क और मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। अब पार्क और मैदानों को क्यों घेर लिया था भाई? कारण समारोह कहाँ होंगे? खुले मैदानों में। और अगर आप कहीं चाहते कोई समारोह हो ही ना तो उस जगह पर किसी को जाने ही ना दिया जाए, इसलिए बड़े बड़े पार्क और मैदान पुलिस ने पहले से ही घेर लिए थे। मॉन्यूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होनी थी उस जगह को तो सुबह भोर में, भोर का अर्थ है सुबह, 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह झंडा फहराया जा चुका था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्या संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया, लोगों को मारा और वहां से हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह पर जब वो झंडा फहराने गए तो भीतर नहीं जा सके। वहां पर काफ़ी मारपीट हुई
और 2-4 आदमियों के तो सिर भी फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया जिसमें बहुत सारी लड़कियां थी। ऐसा नहीं है कि लड़कियां पहली बार स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हिस्सा ले रही थी, लेकिन कोलकाता में पहली बार इतने बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में विद्या जमा आलय झंडोत्सव मनाया। झंडा जमा उत्सव, उन्होंने झंडा फहराया। लड़कियों को उत्सव का क्या पता, एक बार मोटर में बैठकर देख घूमे, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। सब कुछ समझाया गया, चारों तरफ क्या क्या हो रहा है, चारों तरफ फोटो उतर रहे हैं और बहुत सारे फोटोग्राफों का आंदोलन का प्रबंध किया गया है। इसी बीच 2-3 लोगों को पकड़ लिया गया। अब आप सोचिए कि फोटोग्राफ ऐसी जगह पर फोटो क्यों उतारे जा रहे थे, क्या कारण है? आप भी जब कभी पिकनिक पर जाते हैं कि समारोह में जाते हैं तो फोटो क्यों उतारते हो? आप लोग कहेंगे कि मैम यादगार के लिए, है ना, लेकिन इसके पीछे एक और उद्देश्य था। नंबर 1, कोलकाता में पहली बार इतना बड़ा समारोह हो रहा था, इसलिए भी एक उदाहरण के तौर पर फोटोग्राफ उतारे जा रहे थे। अंग्रेजी सरकार कितने अत्याचार कर रही है उसके प्रमाण रखने के लिए भी फोटो उतारे जा रहे थे, ताकि पूरे देश के लोगों को समझ में आ सके कि कोलकाता वासी भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय जी थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था और स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा हुआ था। जगह जगह से स्त्री अपना जुलूस निकालने की और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। दरअसल में छोटे छोटे दल बना दिए गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था पुलिस पकड़ेगी, तो अलग अलग हर दिशा से छोटे छोटे दल चले आ रहे थे। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, यानी कि सुबह था, करीब 1 बजे वैसा नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखावे। लेकिन ऐसा कब होने वाला था? क्या हुआ कि पुलिस थोड़ी सी ढीली पड़ती हुई नजर आ रही थी, कि और लोगों को लगा कि भाई पुलिस तो हमें पकड़ लेगी, पर वास्तव में पुलिस ने तो पकड़ना ही था। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी। लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वो निराली थी। जब से कानून भंग हुआ था तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में कभी नहीं हुई थी। कहना तो ये चाहिए कि ये ओपन लड़ाई थी। ओपन लड़ाई का अर्थ है खुली लड़ाई। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जैसे आप जानते हैं कि धारा 144 जहां लग जाती है वहां पर 4 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। अब पुलिस कमिश्नर को मालूम था ये लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं, अंग्रेजी सरकार मनाने नहीं देगी, तो पहले से एक नोटिस निकाल दिया गया कि यहाँ पर कोई सभा नहीं हो सकती। लेकिन हुआ क्या, जो लोग काम करने वाले थे उन सब इंस्पेक्टरों के द्वारा उनको नोटिस दे दिया गया, सूचना दे दी गई कि यदि आप सभा में हिस्सा लेंगे तो आप दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकल गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ओपन लड़ाई। गवर्नमेंट ने कहा कि कोई सभा नहीं होगी, मैदानों को घेर लिया गया। काउंसिल ने कहा 4:24 पर हम झंडा फहराएंगे। चैलेंज, चुनौती, खुली चुनौती। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई थी। इससे पता चलता है कि आमने सामने की लड़ाई थी, जोश था, कोई छोरी चुपकर काम नहीं हो रहा था। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए और उनको चौरंगी पर रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी और मैदान के मोड़ पर ही पहुंचते ही जैसे मोड़ पर पहुंची, पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत सारे आदमी घायल हुए। अब उस दृश्य की कल्पना कीजिएगा,
पूरा बाजार सजा हुआ है, चारों तरफ सजावट है, दल चले आ रहे हैं, पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है, स्वतंत्रता सेनानी चले आ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस सबसे आगे हैं और लाठियां बरसानी शुरू हो जाती हैं। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे हैं। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आइए, पर अब सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है, जबकि उनको पता था कि अगर ये आगे बढ़े इनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, इन्हें लाठी पड़ सकती है, इन्हें चोट लग सकती है। लेकिन सुभाष बाबू वहां से नहीं हिले। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि उनके पीछे जनता है, उनके पीछे अन्य स्वतंत्रता सेनानी हैं, और अगर दल का नेता ही बीच में हट गया, पीछे मुड़ गया, तो बाकी लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। यह सब तो आप सुनी हुई लिख रहे हैं, लेकिन वाकई में वहां पर सब आंखों, अगर आप कल्पना करें तो सोचो वो दृश्य कैसा होगा। सुभाष बाबू बड़े जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे हैं, पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही हैं। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर और उनका बहता हुआ खून देखकर आंखें मिच जाती थी। कितनी बुरी तरह इधर हालत ये हो रही थी, लाठियां बज रही थी, सिर फट रहे थे, खून निकल रहे थे, लेकिन स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी। अगर एक दल को रोका गया था, दूसरा दल अपना कार्य कर रहा था और घोषणा पड़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर थे अपने स्थान पर लाठियां पड़ने के बावजूद वहां से हिल नहीं रहे थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया, गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली, साथ में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस भी कुछ ठंडी पड़ गई, इतना जबरदस्त जोश था। दूसरा सुभाष बाबू को पकड़ लिया था तो उनको लग रहा था कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन कुछ रुकने वाला नहीं था। जब उन्होंने देखा कि सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के बावजूद भी स्त्रियां तो झंडा फहराती जा रही है, प्रतिज्ञा पढ़ती जा रही है, वो फिर उन्होंने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा थी। जब भीड़ ज्यादा होगी, लाठी भी ज्यादा चली, लाठी ज्यादा चली, ज्यादा से ज्यादा लोग घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। करीबन 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा जी कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे उसी मोड़ पर आकर बैठ गई। आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस बीच बीच में लाठी भी चलाती जा रही थी। किसी तरह से कोशिश की जा रही थी कि इन्हें हतोत्साहित किया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई, यानी कि गाड़ी आई, और उनको लाल बाजार में ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयंका, जो कई दिनों से उनके साथ काम कर रहे थे, उनको दमदम जेल में भी थे उनके साथ, वो भी पकड़े गए। पहले तो झंडा लेकर एक सेनानी जो था वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की तरफ इतनी जोर से, इतना जोश था कि चढ़ा कि वो अपने आप ही गिर पड़ा। फिर एक अंग्रेजी घुड़सवार ने उसे लाठी मारी, पकड़ा और कुछ दूर ले जाकर उसे छोड़ दिया। इस पर भी वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया, पीछे नहीं रहना चाहता था। वहां पर भी उसको छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई। सिमालों के थाने में भी पता चला कि लोगों को थाने में भी मारा जा रहा है। कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया, क्योंकि इतने सारे लोगों को लॉकअप में रखने की जगह भी तो नहीं थी। और जो उद्देश्य था कि हमें समारोह को होने नहीं देना, वो तो हो नहीं पाया। समारोह हुआ, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लोगों ने हिस्सा लिया। कोलकाता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ कभी गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि वहां पर भी बहुत सारे लोग चोट खाकर आए हुए हैं। कईयों की हालत संगीन है। संगीन का अर्थ है गंभीर है।
इसके लिए उन्हें गाड़ी चाहिए। वे जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत सारे लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे और फोटो भी उतरवा रहे थे, जो कि मैंने आपको बताया कि फोटो उतरवाने के 3 उद्देश्य थे। नंबर 1, उदाहरण के तौर पर, प्रमाण के तौर पर रखना। दूसरा, कलकत्ता वासियों ने कितना योगदान दिया उसे प्रमाण के तौर पर रखना। और तीसरा, पुलिस के अत्याचार की कहानी कहना। उस समय तक 67 आदमी वहां पहुंच चुके थे। बाद में 103 और आ गए। अस्पताल गए। लोगों को देखने से पता चला 160 आदमी तो अस्पताल में पहुंचे थे, या तो वो लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं और अलग अलग हैं। इस प्रकार करीबन 200 के आसपास व्यक्ति जरूर घायल हुए होंगे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता ही नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। अपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं घटा, कभी नहीं हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम कि यहां नहीं हो रहा है, आज वह बहुत अंश में धुल गया। 1930 में जब 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता आंदोलन मनाया गया था, तब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात थी, कोलकाता वासियों ने इतना योगदान नहीं दिया। आज वो जो एक मन में एक सवाल था, उस सवाल का जवाब मिल गया। लोग सोचने लग गए कि यहाँ पर भी काम हो सकता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ में देखा कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और दूसरी बार 1931 को वो कोलकाता में मनाया गया। और सीताराम सिकसरिया जी जो थे उसका एक हिस्सा थे। उस दिन जो भी कुछ हुआ उन्होंने उसको पूरा एक डायरी के एक पन्ने का रूप दिया, और वो डायरी का वो पन्ना 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता में किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन मनाया गया उसका हमें ब्यौरा देते हैं कि महिलाओं ने किस तरह से अपना योगदान दिया। लोग घायल हुए, चोट लगी, लेकिन जोश कम नहीं हुआ। आज़ादी की लड़ाई को इतनी आसानी से हमें नहीं मिली है। ना जाने ऐसे कितने नाम हैं जो शायद हमें पन्नों पर मिल भी नहीं रहे हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जिसका एक भी खून का कतरा बहा, उसका योगदान नतमस्तक होने के लिए है। हमें आभार प्रकट करना चाहिए। और जो आज़ादी, ये जो आप पाठ पढ़ रहे हैं जिसको हम बहुत आसानी, हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से मिली नहीं है। और बच्चों, आपको इस आज़ादी को बहुत ध्यानपूर्वक संभाल कर वैसे ही रखना है और अपने आने वाले भविष्य को सौंपना है। लेकिन ये आज़ाद भारत एक ऐसा भारत होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां इस वर्तमान पीढ़ी पर गर्व कर सकें कि हमने उन्हें कैसा भारत दिया है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.